हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीवीजी ट्रिकी क्लासेज। हम लोग अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का वीडियो 3 में हम लोग आज प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन को पढ़ेंगे। ठीक है, प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कि प्रिज्म होता क्या है। ठीक है, तो वह पारदर्शक माध्यम जो 3 सतहों से घिरा हो, कांच का बना हुआ पारदर्शक माध्यम जो 3 सतहों से घिरा हो, जिसकी दो सम्मुख भुजाएं या जिसकी दो सम्मुख फलक आपस में समानांतर न हो, प्रिज्म कहलाता है। ठीक है, एक बार और देख लें। कांच का बना हुआ पारदर्शक माध्यम जो 3 फलकों से घिरा हो तथा उनकी 2 सम्मुख फलकें आपस में समानांतर न हो, प्रिज्म कहलाता है। ठीक है, प्रिज्म में इस तरह से मूलतः प्रिज्म में 5 फलकें होती है। ठीक है, प्रिज्म में मूलतः 5 फलकें होती है। प्रिज्म क्या होता है कि प्रिज्म इस तरह से एक ऐसे इस शेप का होता है। ठीक है, इस शेप का प्रिज्म होता है। इस शेप में क्या होती है कि एक फलक इधर से होती है, एक फलक इधर से 2 और एक इधर 3 और एक इधर 4 और एक नीचे से 5। तो इसमें कितनी फलकें होती हैं? 5 होती हैं। अगर केवल ये पूछे कि प्रिज्म की कितनी फलकें होती हैं तो 5 होती है। इसी को सतह भी बोलते हैं। ठीक है, पहला 1 2 3 4 और एक नीचे से 5 फलकें होती हैं। ठीक है, अब प्रिज्म में फलकें 5 होती है, लेकिन प्रकाश का अपवर्तन जो है केवल 2 फलकों से होता है। प्रकाश का अपवर्तन केवल इन 2 फलकों से होता है। इन फलकों को हम लोग क्या करते हैं? अपवर्तक फलक कहते हैं या अपवर्तक सतह कहते हैं। जिससे प्रकाश का अपवर्तन होता है उसे हम लोग अपवर्तक सतह कहते हैं। तो प्रिज्म का अपवर्तन, प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन केवल क्या होता है? 2 सतहों से होता है। ठीक है, इन 2 सतहों को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तक सतह कहते हैं। अपवर्तक सतह कहते हैं। ये जो है वो क्या है? इस तरह का जो शेप है प्रिज्म का, इस तरह का जो शेप है, ठीक है, इस शेप का एक क्रॉस सेक्शन एरिया को दिखाया गया। क्योंकि ये जो है फिगर 3 डायमेंशनल है, हम लोग 2 डायमेंशनल पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 2 डायमेंशनल में केवल इसके एक अनुप्रस्थ काट, क्रॉस सेक्शन एरिया अर्थात अनुप्रस्थ काट को ही केवल दिखाया गया है। ठीक है, और इस पर हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रकाश का अपवर्तन होता है। ये एक कांच का बना हुआ पार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले प्रकाश, यहाँ से प्रकाश जब जाती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ठीक है, किसी सतह पर यदि प्रकाश का आपतन होता है या प्रकाश उस पर पहुंचती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपतित किरण। तो यहाँ पे PQ जो है वो आपतित किरण है। आपतित किरण होने के बाद फिर इसके बाद ये प्रिज्म में प्रवेश करती है। तो प्रिज्म जो होता है वो कांच का बना होता है। ठीक है, प्रिज्म जो होता है वो कांच का बना होता है। तो यह जो हो जाएगा वो इधर बाहर जो होता है वो हवा होता है। तो ये हो गया विरल माध्यम और ये हो गया सघन माध्यम। ठीक है, ये हो गया विरल माध्यम और ये सघन माध्यम। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होती है कि अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो ये जो प्रकाश जब इसमें से इसमें जाती है, ठीक है, हवा से जब कांच में जाती है तो इसको सीधा निकलना चाहिए, लेकिन ये क्या करती है? थोड़ा सा झुक जाती है। किधर झुकेगी? तो ये नॉर्मल की तरफ। ये नॉर्मल है। ठीक है, अभिलंब है। अभिलंब क्या होता है? सतह के जस्ट लंबवत होता है। ये सतह के क्या है? लंबवत है। यहाँ भी अभिलंब है जो क्या है? सतह के लंबवत है। तो सतह के लंबवत होती है अभिलंब। तो ये क्या करती है कि अभिलंब की तरफ, जैसे ये अभिलंब है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। फिर झुकने के बाद ये क्या है? कांच है। फिर कांच से क्या करती है? बाहर निकलती है हवा में। तो फिर क्या करती है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में। तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से क्या होती है? दूर हट जाती है। तो यहाँ पे जो है वो प्रकाश जो है अभिलंब से क्या होती है? ये अभिलंब यहाँ है। ठीक है, तो इससे क्या होती है? ये दूर हट, इस प्रकाश को सीधा जाना चाहिए था ऐसे। ठीक है, लेकिन ये अभिलंब से क्या हो गई? दूर हट गई। ठीक है, तो जब दूर हटती है तो फिर इसके बाद ये क्या करती है? बाहर निकलती है। ये प्रिज्म से जो बाहर निकलती है तो बाहर निकलने वाली किरण को हम लोग क्या बोलते हैं? निर्गत किरण कहते हैं। ठीक है, बाहर निकलने वाली किरण को हम लोग क्या बोलते हैं? निर्गत किरण कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसमें आपतित किरण। आपतित किरण क्या होता है? जो प्रकाश सतह पर पड़ती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण, प्रकाश की सतह पर पड़ने के बाद, प्रकाश का जो अपवर्तन होने के बाद जो किरण जाती है, ये वाली किरण, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण। निर्गत किरण, अपवर्तन होने के बाद फिर प्रिज्म से बाहर निकलती हुई जो किरण है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? निर्गत किरण। आपतन कोण,
अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। अपवर्तन कोण, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण जो होता है अपवर्तन कोण कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं निर्गत किरण। तो निर्गत किरण क्या होता है? निर्गत कोण, निर्गत कोण क्या होता है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के बना कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? निर्गत कोण, अर्थात इसे ई से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, तो अभिलंब और निर्गत किरण के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? निर्गत कोण। फिर इसके बाद प्रिज्म कोण क्या होता है ये देखना जरूरी है। प्रिज्म क्या होता है कि एक समबाहु सतह, समबाहु त्रिभुज का प्रिज्म का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है अर्थात अनुप्रस्थ काट होता है, जो पहले बताया है कि उसको ऐसी फॉर्म में लिया जाता है, तो ये जो होता है टोटल बराबर होता है, इसलिए ये वाला एंगल जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रिज्म कोण। प्रिज्म, दो अपवर्तक सतहों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। दो अपवर्तक सतहों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं, और प्रिज्म कोण लगभग 60 डिग्री का होता है, क्योंकि ये समबाहु सतह होता है, इसलिए प्रिज्म कोण जो होता है वो कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री। त्रिभुज के प्रत्येक एंगल कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है, इसलिए प्रिज्म कोण कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री का होगा। आगे हम लोग देखते हैं, प्रिज्म कोण हो गया, निर्गत कोण हो गया। अब इसके बाद विचलन कोण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, निर्गत कोण, निर्गत किरण भी और निर्गत कोण भी पूछा जाता है, लेकिन विचलन कोण भी पूछा। विचलन कोण क्या होता है? आपतित किरण और निर्गत किरण, ये आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? निर्गत। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को हम लोग विचलन कोण कहते हैं। आपतित किरण, ये वाली जो है आपतित किरण, और आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को हम लोग विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण को हम लोग डेल्टा से सूचित करते हैं। ठीक है, विचलन कोण को हम लोग डेल्टा से सूचित करते हैं। और इसमें एक नोट है कि प्रिज्म कोण और विचलन कोण, प्रिज्म कोण और विचलन कोण का सम जो होता है वो आपतित किरण और निर्गत किरण के सम के इक्वल होता है। ठीक है, आपतित किरण और निर्गत किरण के सम के इक्वल होता है प्रिज्म कोण और विचलन कोण। प्रिज्म कोण प्लस विचलन कोण बराबर होता है आपतन कोण प्लस निर्गत कोण। ठीक है, तो इस तरह से प्रिज्म से प्रकाश का हम लोग अपवर्तन देखें। ठीक है, ये था प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, इसमें मल्टीपल के रूप में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, विचलन कोण किसे कहते हैं? तो विचलन कोण आपतन कोण और निर्गत किरण के बीच, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? आपतन कोण। प्रिज्म कोण, प्रिज्म के जिन दो सतहों से प्रकाश का अपवर्तन होता है उन दो सतहों के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिज्म कोण। प्रिज्म में मूलतः 5 सतहें होती हैं, लेकिन प्रकाश का अपवर्तन जो है केवल 2 सतहों से होता है। ठीक है, इतना तक हम लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट करके याद भी कर लेंगे। ठीक है, इसका फिगर के साथ इसका पूरा कार्यविधि भी लिखने के लिए आता है। अब हम लोग आगे देखते हैं वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या होता है? ठीक है, तो अगला टॉपिक देते हैं वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, वर्ण विक्षेपण में क्या होता है? श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश भी श्वेत ही माना जाता है। ठीक है, तो श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश का किसी प्रिज्म से होकर, अब श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से अपवर्तन के बाद अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, सूर्य या श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से अपवर्तन के बाद अपने 7 रंगों में या अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है।
वर्ण विक्षेपण, प्रिज्म में अगर यहाँ पे प्रकाश जाती है तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से सात रंगों में विभक्त हो जाती है। या श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया भी क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण कहलाती है। वर्ण विक्षेपण में ये प्रकाश जो होता है, श्वेत प्रकाश जो होता है, वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है, लाल, यहां से देखते हैं पहले, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला और ये हो जाएगा नारंगी। ठीक है, इसको शॉर्ट में याद करने का तरीका हम लोग देख चुके हैं, बुक में भी दिया हुआ है, बैजा नीह पिनाला, बैजा नीह पिनाला। ठीक है, तो बैजा नीह पिनाला अर्थात बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, ये हो गया बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो बैजा नीह पिनाला। अब इसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा इसमें तरंग दैर्घ्य जो होता है वो किसका होता है? लाल रंग का होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य, जो तरंग दैर्घ्य होता है, तरंग दैर्घ्य क्या होता है कि ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, अर्थात सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य जो होता है वो लाल रंग का होता है और सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो होता है वो बैगनी रंग का होता है। अब इसके बाद तरंग दैर्घ्य देख लिया। अब इसके बाद जो विचलन देखते हैं, तो विचलन जो है ऊपर से नीचे आने पर विचलन क्या होता है? यह जो है वो घटता है और विचलन क्या होता है? बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने पर रंगों का विचलन जो है वो क्या होता है? बढ़ता है, अर्थात लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, इसीलिए ये अपने पद से थोड़ा सा विचलित हुआ है, इसलिए सबसे ऊपर है। जबकि बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए यह क्या होता है कि सबसे नीचे है। ठीक है, तो लाल रंग का विचलन सबसे कम, बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जबकि बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक है, तो आज हम लोग तो इस तरह से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण था। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है फिर से देख लेते हैं। श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश को अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया वर्ण विक्षेपण कहलाती है। ठीक है, वर्ण विक्षेपण के क्रम में प्रिज्म के दूसरी ओर एक पर्दे पर 7 रंग की पट्टी प्राप्त होती है। प्रिज्म के दूसरी ओर एक पर्दे पर 7 रंग की पट्टी प्राप्त होती है। इस 7 रंग की पट्टी को हम लोग स्पेक्ट्रम या वर्ण पट कहते हैं। इस 7 रंग की पट्टी को हम लोग स्पेक्ट्रम या वर्ण पट कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखें वर्ण विक्षेपण, स्पेक्ट्रम और प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, थैंक्स।